तो अगर इस वाले क्वेश्चंस के आंसर की बात की जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ओरल रूट क्या है, पेरेंटल रूट क्या है, इनके एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज लिखिए। तो आप इस क्वेश्चन को भी जो है आप प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। और देखिए सबके अपने अपने कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। तो हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहले दो भागों में। एक आपका होता है एंट्रल रूट, एक आपका है एंट्रल रूट जिसमें कि हमारा पूरा जीआईटी आता है, और एक है आपका पेरेंट्रल रूट, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे एंट्रल रूट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए एंट्रल रूट वह रूट होता है जिसमें जो है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि हमारे मुंह से लेके हमारे एनस तक, हमारे मल द्वार तक, हमारे रेक्टम तक का जो पूरा रूट है उसे क्या बोलते हैं, जीआईटी बोलते हैं। इसका हम फिर से क्लासिफिकेशन करते हैं ओरल रूट में और रेक्टल रूट में, ठीक है। तो देखिए ओरल रूट की बात की जाए तो इसमें जो है जो भी हमारे पास डोजेज फॉर्म होते हैं उनको हम जो है मुंह के द्वारा देते हैं। इसमें डोजेज फॉर्म को मुंह द्वारा दिया जाता है जिसमें व्यक्ति जो है वो दवाओं को निगलता है, और सामान्य रूप से जो है सबसे अधिक इसी रूट से दवाओं को दिया जाता है। तो जो भी आपके टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, उनको जो है वो ओरल रूट से जो है वो दिया जाता है। और एक आपका है रेक्टल रूट यानी कि इसमें जो है एनस के माध्यम से, मल द्वार के माध्यम से जो है वो दवाओं को दिया जाता है। तो बहुत सारे एनिमा वगैरह जो होते हैं उनको जो है एनएस के माध्यम से जो है उनको दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है दवाओं को रेक्टल रूट से दिया जाता है, जैसे कि फेब्राइल सीजर में बच्चों को जो है डायजीपाम इसी रूट से दिया जाता है, ठीक है। चलिए और क्या लिखा गया कि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म 50% तक कम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब यही है कि देखिए जब भी आप कोई भी दवा अगर आप ओरल रूट से लेंगे वो आपके स्टोमक में जाएगा, आपके पेट में जाएगा, वो वहां से लीवर में जाएगा, लीवर में जो है उसका कुछ मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, जहां जो है वो कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वो अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जो है जितनी मात्रा में उसको पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता, उसी को हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में। तो देखिए ओरल रूट से दवाओं को लेने का फायदा क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो यह दवाओं को लेने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। देखिए ओरल रूट से जो है दवा को लेना सबसे ज्यादा आसान होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। टैबलेट लीजिए, कैप्सूल लीजिए, पानी लीजिए, आप उसको निगल जाइए, ठीक है। अगला है कि ओरल रूट से दवाओं को लेने के लिए किसी मेडिकल हेल्प की जरूरत नहीं होती है। देखिए अगर आपको टैबलेट खाना है, कैप्सूल खाना है, सिरप पीना है, सस्पेंशन पीना है, तो आपको जो है किसी नर्स या फिर किसी फार्मासिस्ट या फिर किसी मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है जो कि आपको इंजेक्शन वगैरह लगाए। ये जो है आपका एंट्रल रूट में होता है, सॉरी पेरेंटल रूट में होता है, ठीक है। इस रूट से जो है कैप्सूल, सिरप और टैबलेट को दिया जा सकता है। यह सबसे कम खर्चीला रूट है। इसमें जो है आपको अलग से किसी भी डिवाइस का जो है वो प्रयोग नहीं करना है, ना कोई आपको कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर मेडिकल सपोर्ट चाहिए कि जैसे आपको इंजेक्शन लगाने के लिए आपको स्टाफ बुलाना पड़ेगा, उसका यहाँ पे खर्चा होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस रूट से दवाओं को लेने में जो है वो दर्द नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पर पेरेंटल रूट से अगर आप यहाँ पे आईएम इंजेक्शन लगवा रहे हैं, आईवी इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या होगा, दर्द होगा, पेन होगा। लेकिन टैबलेट खाने में, सिरप पीने में, कैप्सूल खाने में कोई भी जो है वो दर्द नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मरीज जो है इसमें जो है खुद से दवाओं को ले सकता है, ठीक है। तो ये सभी जो है इसके कुछ एडवांटेजेस है, ठीक है। चलिए अब जो है हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट, ओरल रूट के जो है नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो देखिए ऐसा मरीज जो कि क्या हो चुका है, अनकॉन्शियस हो चुका है, उसको होश नहीं है, आप उसको ओरल रूट से दवा को नहीं दे सकते हैं। आप उसको ओरल रूट से दवाइयों को नहीं दे सकते। जैसे कि अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है, ट्रॉमा में है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसको टैबलेट खाने के लिए नहीं बोलेंगे, उस केस में जो है ये सही नहीं है, ठीक है। ऐसी कई दवाएं जिनका कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत अधिक है, अगर आप उनको ओरल रूट से देंगे तो वो लीवर में जाएंगी, वहां उनका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी दवाएं जिनका जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत अधिक है उनको जो है ओरल रूट से नहीं दिया जाता है आमतौर पर, जैसे कि आपका नाइट्रेट हो गया, लिग्नोकेन हो गया।
इस रूट से ली गई दवाओं का प्रभाव बहुत देरी से शुरू होता है। तो अगर आपके पास कोई इमरजेंसी का पेशेंट आ रहा है हॉस्पिटल में, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसको टैबलेट वगैरह नहीं खिलाएंगे क्योंकि उसका प्रभाव दिखने में जो है बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो उस केस में जो है ओरल रूट सही। ठीक है। आपातकालीन स्थिति में दवाओं को जो है इस रूट से नहीं दिया जा सकता, ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। ठीक है। और अगला पॉइंट है कि ऐसी दवाएं जिनका कि स्टोमक में जाके डाइजेस्ट हो जाती हैं, एग्जाम्पल इंसुलिन, इन्हें जो है ओरल रूट से नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो देखिए जो आपका इंसुलिन होता है, क्या होता है कि एक यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड होता है। ठीक है। ये जो है क्या होती है, ठीक है, अमाइनो एसिड की चेन होती है। तो अगर आप इसे ओरल रूट से लेंगे तो ये हमारे स्टोमक में जाएगी, वहां पे इसका डाइजेशन हो जाएगा, सारे अमाइनो एसिड जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो इसको ओरल रूट से जो है वो नहीं दिया जा सकता। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। दवाई जिनका टेस्ट बहुत अधिक कड़वा होता है, बिटर होती है, उसको भी जो है ओरल रूट से नहीं दिया जा सकता है। तो कहीं भी रटने वाली दिक्कत नहीं है, कॉमन सेंस लगाइए, आप आंसर को लिख पाएंगे। ठीक है। चलिए अगला है पेरेंट्रल रूट। पर प्लस एंट्रल, एंट्रल का मतलब है हमारा इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन को छोड़ के, ठीक है, इंटेस्टाइन के अलावा अगर हम किसी अदर रूट से अगर हम दवाओं को दे रहे हैं, शरीर में अगर हम उसको पहुंचा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, पेरेंट्रल रूट बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए पेरेंट्रल रूट में जो है दवाओं को एंट्रल यानी कि इंटेस्टाइन के अलावा दूसरे रास्तों से दिया जाता है। ठीक है। इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए अगर आप पेरेंट्रल रूट से अगर आप यहाँ पे दवाओं को शरीर में पहुंचाएंगे तो उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है बहुत कम होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो जो है यहाँ पे लीवर तक नहीं पहुंचेंगे, उनका मेटाबॉलिज्म जल्दी नहीं होगा। ठीक है। इस रूट का वर्गीकरण जो है इसको जो है हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है इंजेक्टेबल रूट में, जिसमें कि इंजेक्शन लगाया जाता है, और एक आपका है नॉन इंजेक्टेबल रूट। ठीक है। चलिए तो पहला है आपका इंजेक्टेबल रूट। तो इसमें जो है अलग अलग तरह के इंजेक्शन आते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर क्या हो गया, इंट्रावेनस रूट हो गया, आईवी हो गया, इंट्रामस्कुलर रूट हो गया, सबक्यूटेनियस रूट हो गया, इंट्राडर्मल रूट हो गया। तो इनके बारे में जो है आप सभी को पता होगा। तो इंट्रावेनस रूट में क्या होता है कि इसमें जो है हम सीधे वेन में जो है वो दवाओं को इंजेक्ट कर देते हैं, और इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका आईवी रूट होता है इसकी जो है 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर का इसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर बायो अवेलेबिलिटी कहने का मतलब यही है कि दवा की वह मात्रा, दवा की वह क्वांटिटी जो कि अपने टारगेट साइट तक पहुंच जाती है, उसे क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर कोई इंजेक्शन 500 mg का है और अगर हम उसे आईवी रूट से लगाएंगे तो अपने टारगेट साइट पर जो है 500 mg मात्रा में वो पहुंच जाएगा, उसका कहीं भी जो है वो यहाँ पर डैमेज नहीं होगा, वो कहीं भी जो है वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। तो अगर किसी भी तरह की अगर यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसमें जो है वो आईवी रूट से जो है सामान्य तौर पे दवाओं को दिया जाता है। अगला आपका इंट्रामस्कुलर रूट, इसको जो है, इसमें जो है जो भी आपकी दवा होती है उसको जो है मसल्स में लगाया जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, और इसको जो है संक्षिप्त में आईएम कहा जाता है। ठीक है। अगला सबक्यूटेनियस रूट, तो इसमें जो है अगर आपके पास दवाइयों का जो वॉल्यूम है वो 2 ml से कम है, जैसे कि आपका वैक्सीन वगैरह होता है, तो इनको जो है सबक्यूटेनियस रूट से जो है इनको दिया जा सकता है, जैसे कि आपका इंसुलिन हो गया, इंसुलिन को जो है सबक्यूटेनियस रूट से जो है इसको दिया जाता। ठीक है। चलिए अगला है आपका यहाँ पर इंट्राडर्मल रूट। डर्मल का मतलब क्या होता है, डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो इसमें जो है त्वचा की डर्मिस में दवाओं को इंजेक्ट किया जाता है। डर्मिस जो है एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच का हिस्सा होती है, और बीसीजी वैक्सीन को जो है इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता। ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है नॉन इंजेक्टेबल रूट। इसमें जो है वो हम इंजेक्शन नहीं लगा रहे, जैसे कि आपका ट्रांसडर्मल रूट हो गया। ठीक है। ट्रांसडर्मल रूट यहाँ पे दिया गया, हाँ ये आपका इंट्राडर्मल है, ये आपका ट्रांसडर्मल है, सॉरी ट्रांसडर्मल रूट हो गया, नेजल रूट हो गया, इनहेलेशनल रूट हो गया, और सबलिंगुअल रूट हो गया। ठीक है।
तो ट्रांसडर्मल रूट से जो है ऐसी दवाओं को दिया जाता है जो कि बहुत ज्यादा लिपिड के अंदर घुलनशील होती है और स्किन में जो है आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, निकोटीन हो गया, फेंटेनिल हो गया। नेजल रूट की बात की जाए तो इसमें जो है नाक के माध्यम से दवाओं को दिया जाता है, जैसे कि आपका कैल्सिटोनिन हो गया, डेक्सोप्रेसिन हो गया। ठीक है, इन हेलेसनल रूट की बात की जाए तो इसमें जो है जो भी अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको जो है इस रूट से दवा दिया जाता है, जैसे कि साल्बुटामोल हो गया, इप्राट्रोपियम हो गया, क्रोमोग्लाइकेट हो गया और सबलिंगुअल रूट। तो सबलिंगुअल रूट में क्या है कि इसमें जो है जो भी आपका टैबलेट होता है उसको जो है जीभ के नीचे रखना होता है, इसको निगलना नहीं होता है। तो इसमें जो है दवाओं को जीभ के नीचे रखा जाता है, इस रूट से जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचा जा सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट हो गया, इसको जो है सबलिंगुअल रूट से इसको दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम यहाँ पे पेरेंटल रूट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जो है वो हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि ऐसे पेशेंट जो कि क्या हो चुके हैं, बेहोश हो चुके हैं, अनकॉन्शियस हो चुके हैं, उनको जो है इस रूट से दवा को दिया जा सकता है। पेरेंटल रूट के माध्यम से दवाओं को जो है सीधे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें दवाओं का प्रभाव जो है वो बहुत जल्द होता है, तुरंत होता है। इसमें दवाओं की बायो अवेलेबिलिटी 100% तक हो सकती है आईवी के केस में। मेडिकल इमरजेंसी में जो है पेरेंटल रूट उपयोगी होता है। इससे पास मेटाबॉलिज्म को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और ऐसी दवाएं जो कि बहुत ज्यादा कड़वी होती है, बिटर होती है, उनको जो है पेरेंटल रूट के माध्यम से दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो अगर आप आईवी रूट से दवाओं को देते हैं और अगर आपने गलत इंजेक्शन लगा दिया है तो आप उसके एक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस रूट से दी गई दवाओं को जो है वो तुरंत रोका नहीं जा सकता है। मरीज खुद से दवाओं को नहीं ले सकता है, उसको एक एक्सपर्ट आदमी चाहिए जो कि उसको इंजेक्शन वगैरह लगाए टाइम टू टाइम। यह खर्चीला होता है, इसमें दर्द भी होता है। इसके डोजेज फॉर्म का स्टेराइल होना जरूरी है। देखिए, जो भी आपके वैक्सीन होते हैं, जो भी आपके यहाँ पर इंजेक्शन वगैरह होते हैं, एम्पुल्स होते हैं, उनको जो है स्टेराइल होना पड़ता है। ठीक है, अगला है कि इसके लिए जो है एक मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, आपको नर्सिंग स्टाफ की जरूरत पड़ेगी या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको जो है इंजेक्शन आईवी सेट वगैरह लगाने जो है वो आता हो। ठीक है, तो ये सारा जो है यहाँ पर पेरेंटल रूट का डिसएडवांटेजेस दिया गया है। ठीक है, चलिए अब जो है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन फार्मा। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ डायूरेटिक्स। क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ डायूरेटिक्स। ठीक है, तो देखिए डायूरेटिक्स क्या होती है, तो आपसे जो है 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है कि डायूरेटिक्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, चलिए तो देखिए डायूरेटिक्स ऐसी दवाएं होती है जो कि शरीर से जो है पानी को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करती है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, डायूरेटिक कहते हैं। इनका जो प्रयोग है हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और एडिमा। एडिमा क्या होता है कि शरीर में जो है वो पानी जमा हो जाता है, शरीर जो है आपने देखा होगा फूल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। ठीक है, तो डायूरेटिक ऐसी दवाएं होती है जो कि पानी को जो है यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने में जो है क्या करती है, मदद करती है। इनका प्रयोग हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और एडिमा के उपचार में किया जाता है। ये शरीर से पानी और सोडियम आयन को बाहर निकालने में मदद करती है और इनको वाटर पिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो डायूरेटिक के बारे में जो है अगर आप इतना इंट्रोडक्शन लिख देंगे, अगर आप इतना परिचय लिख देंगे तो इतना जो है आपके लिए बिल्कुल काफी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे और अगला पेज है क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक। तो डायूरेटिक का जो है वो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखेंगे। पहला है थाईएजाइड कैटेगरी की डायूरेटिक, एग्जांपल है क्लोरथाईएजाइड, हाइड्रोक्लोरथाईएजाइड। अगला है लूप डायूरेटिक की बात की जाए फुरोसीमाइड, एथाक्राइनिक एसिड। आप यकीन मानिए जो मैं आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से कौन सा थाईएजाइड डायूरेटिक है, कौन सा लूप डायूरेटिक है, कौन सा पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक है, कौन सा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। ठीक है, तो आप इसको हल्के में ना लीजिए, आप अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करेंगे तो आगे भी जो है आपके ये काम आएगा। ठीक है,
तो लूप डायूरेटिक की बात की जाए तो फुरोसिमाइड हो गया, एथाक्राइनिक एसिड हो गया। पोटेशियम स्पेरिक डायूरेटिक की बात की जाए तो स्पाइरोटोलैक्टोन हो गया, एबिलोराइड हो गया, ट्राइएम्पटेरिन हो गया। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर की बात की जाए एसिटाजोलामाइड हो गया, डोरजोलामाइड हो गया। ठीक है, चलिए अब जो है थोड़ा सा इसके फार्माकोलॉजी के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फार्माकोलॉजी ऑफ डायूरेटिक थाइएजाइड। तो स्टार्ट करेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। ठीक है, तो देखिए थाइएजाइड कैटेगरी की जो आपके यहाँ पर डायूरेटिक है, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरोथाइएजाइड हो गया, यह डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल पे जो है ये काम करती है। अगर आपने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आप अपने पीसीटी और डीसीटी के बारे में जो है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो थाइएजाइड कैटेगरी की जो आपके ऊपर डायूरेटिक इस पे काम करती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल पे जो है ये काम करती है। या सोडियम आयन या आपकी सोडियम आयन क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्टर को ये ब्लॉक करके सोडियम और क्लोराइड आयंस के रीअब्जॉर्प्शन को ये रोकती है। और इससे जो है किडनी में जो है क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन बढ़ता है और ब्लड प्रेशर घटता है। ठीक है, तो ये जो है डीसीटी पे कार्य करती है और ये सोडियम आयन क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्टर को ये ब्लॉक करते हैं, जिससे जो है सोडियम और क्लोराइड जो आपके आयन से उनका रीअब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता है, कम होता है और यूरिन का फॉर्मेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, हम इनके यूजेस के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो हाइपरटेंशन के उपचार में इनका प्रयोग होता है, एडिमा के उपचार में इनका प्रयोग होता है, हार्ट फेल्योर के उपचार में इनका प्रयोग होता है, किडनी स्टोन के रोकथाम में भी जो है इनका प्रयोग किया जाता है, और डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन फॉर्मेशन को जो है ये क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात अगर यहाँ पे की जाए, एडवर्स इफेक्ट ऑफ थाइएजाइड डायूरेटिक, हाइपोकैलेमिया, ये पोटेशियम आयन को हमारे ब्लड में ये कम कर देते हैं। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम आयन को भी जो है ये कम कर देते हैं। ये सारे जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये इनको जो है यूरिन के माध्यम से शरीर से ये बाहर निकालते हैं। ठीक है, हाइपर यूरेसीमिया, ये जो है ठीक है यूरिक एसिड की मात्रा जो है ये हमारे ब्लड के अंदर बढ़ा देते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया, ब्लड शुगर लेवल भी जो है ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और इससे जो है मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है जो है थाइएजाइड कैटेगरी की जो आपके यहाँ पर डायूरेटिक्स है उनका जो है कि इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। ये हमारे शरीर के पीएच को जो है ये बढ़ा देते हैं, ब्लड के पीएच को जो है ये बढ़ा देते हैं, उसको क्षारीय बना देते हैं, उसको बेसिक बना देते हैं। ब्लड में जो है बाइकार्बोनेट की मात्रा को जो है ये बढ़ाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिटेल अबाउट फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट या फिर एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स का जो है वो हमें क्या लिखना है, फार्माकोलॉजी लिखना है। ठीक है, सबसे पहले भी स्टार्ट करेंगे इसके डेफिनेशन से, इसके इंट्रोडक्शन से। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स या फिर ड्रग्स ऐसी दवाएं होती हैं जिनका जो प्रयोग है कैंसर के विकास यानी कि डेवलपमेंट और उनके प्रसार यानी कि एक्सपेंशन को कम करने में, रोकने में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए शरीर में हमारे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है कोशिका में। ठीक है, कोशिका का विभाजन होता है जिसकी वजह से जो है कोई भी जीव हो गया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, उसके शरीर का साइज बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जब सेल डिवीजन जो है वो क्या हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है। देखिए सेल डिवीजन जो होता है बहुत ही क्या होता है, नियंत्रित तरीके से होता है, कंट्रोल तरीके से होता है। लेकिन अगर सेल डिवीजन जो है वो क्या हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए, तो क्या बनेगा, ट्यूमर बनेगा, जो कि आगे चल के जो है कैंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स का जो है वो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन को आप पूरे एक पेज में आप ये टेबल बनाएंगे। ठीक है, जो भी आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे एक पेज का जो है आप पूरा क्लासिफिकेशन लिखेंगे। चलिए तो पहला है एल्काइलेटिंग एजेंट। यहाँ से भी जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, इसमें से जो है एल्काइलेटिंग एजेंट का एग्जांपल्स कौन सा है। चलिए तो साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया, ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया, बुसल्फान हो गया, और आपका क्लोराम्ब्यूसिल हो गया। एंटी मेटाबोलाइट की बात की जाए मिथोट्रिजिन, एजाथायोप्यूरिन, फ्लोरोयूरेसिल, विनका एल्कोलॉइड की बात की जाए विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। एंटीबायोटिक्स की बात की जाए एक्टिनोमाइसिन डी, लिटोमाइसिन सी। अदर्स की बात की जाए एल एस्पार्जिनेज और सिस्प्लेटिन। ठीक है, तो
चलिए अब जो है हम इसके फार्माकोलॉजी के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और हम यहाँ पे बात करेंगे एल्काइलेटिंग एजेंट्स की फार्माकोलॉजी के बारे में कि ये जो है आपके पे काम कैसे करते हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट वगैरह क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एल्काइलेटिंग एजेंट्स की फार्माकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो भी आपकी यहाँ पर एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स है, इनका जो काम है वो होता है जब हमारी कोशिका विभाजित होती है, सेल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, आपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, G1 फेज होता है, ठीक है, M फेज होता है, G2 फेज होता है, ये अलग अलग जो है आपके यहाँ पर सेल साइकिल के फेज होते हैं। तो जब हमारी सेल डिवाइड करती है उसी समय जो है ये सारी ड्रग्स जो है वो काम करती है। ठीक है, तो देखिए सभी एल्काइलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होते हैं। मतलब जो हमारे पास सेल है, कोशिका है, वो किसी भी कंडीशन में रहे, चाहे उसके अंदर डिवीजन हो या फिर डिवीजन ना हो, ये सभी में काम करते हैं। ठीक है, तो ये विभाजित हो रही कोशिका या फिर विभाजित नहीं हो रही कोशिका, दोनों पर जो है ये काम करते हैं। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, डबल हेलिक्स मॉडल आपने पढ़ा होगा, उसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया। तो देखिए यहाँ पर एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके यहाँ पर डीएनए है, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पर डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से नाइट्रोजन के अणु है, उनके ऊपर जो है ये एल्काइल ग्रुप को जोड़ता है। ठीक है, उनके ऊपर जो है ये क्या करता है, एल्काइल ग्रुप को जो है ये यहाँ पर जोड़ता है। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप में आपका मिथाइल ग्रुप हो सकता है, थाइल ग्रुप हो सकता है, केमिस्ट्री में आपने इसको पढ़ा होगा। तो ये जो है डीएनए में नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल्स में जो है ये क्या करता है, अल्काइल ग्रुप को जोड़ता है। और डीएनए की डबल हेलिक्स के भीतर या फिर दोनों स्ट्रेच के बीच, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच जो है ये क्रॉस लिंकिंग करते हैं। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री का देखिए, बायोकेमिस्ट्री में जो है आपको डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है डीएनए का जो है आपको डबल हेलिक्स, ठीक है, डीएनए का जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है आपको बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डीएनए के डबल हेलिक्स के भीतर या फिर दोनों स्ट्रैंड के बीच जो है ये क्रॉस लिंकिंग कराते हैं, जिससे जो है डीएनए का जो है, जिससे जो है जो यहाँ पर डीएनए का जो है सामान्य कार्य है वो यहाँ पे नहीं हो सकता, जो है वो यहाँ पे नहीं हो पाता है। और डीएनए के एल्काइलेशन होने की वजह से जो है डीएनए स्ट्रैंड जो है वो बीच में जो है क्या होता है, टूट जाता है, और जिसकी वजह से जो है सेल डिवीजन रुक जाता है। और डीएनए डैमेज होने के कारण जो है सेल साइकिल जो होती है G2 या फिर M फेज में रुक जाती है, जिससे कि आगे सेल डिवीजन नहीं होता है। और कैंसर में क्या है कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रहा है, और अगर हम यहाँ पर सेल डिवीजन को रोक दे तो हमारा काम बन सकता है, हम कैंसर का उपचार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स का जो प्रयोग है अलग अलग कैंसर के उपचार में होता है, जैसे कि आपका ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के उपचार में भी जो है इनका प्रयोग किया जाता है। और इनका प्रयोग जो है कैंसर के फैलाव को नियंत्रित करने में भी जो है वो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो देखिए जिनमें मरीजों का जो है यहाँ पर कैंसर का अगर उनका कैंसर का अगर ट्रीटमेंट होता है तो उनके बाल वगैरह जो है वो झड़ जाते हैं, उन्हें मतली आती है, उल्टी आती है, उनके मुंह में छाले हो सकते हैं, उनके शरीर के अंदर जो भी आपकी ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, इनकी संख्या जो है वो कम हो जाती है, उनका किडनी डैमेज हो जाता है, उनका लीवर डैमेज हो जाता है। ये सभी जो है क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स के। ठीक है, तो आप इसको सही से लिख देंगे कि इनके प्रयोग से कैंसर के मरीजों में मतली यानी कि नाउजिया और उल्टी वोमिटिंग होती है। इनके प्रयोग से कैंसर के मरीजों में जो है बाल झड़ जाते हैं, एलोपेशिया हो जाता है। इनके प्रयोग से कैंसर के मरीजों में जो है वो क्या होते हैं, मुंह के छाले होते हैं, म्यूकोसिटिस हो जाता है। इनके प्रयोग से जो है बोन मैरो सप्रेशन होता है। देखिए बोन मैरो के अंदर जो है आपकी रेड ब्लड सेल्स बनती है, और अगर किसी के ऊपर जो है कैंसर की दवाएं चल रही है तो उनका बोन मैरो जो है वो सही से काम नहीं करता है, वो लगभग नॉन फंक्शनल होने लगता है, जिससे जो है ब्लड सेल्स की संख्या जो है वो कम हो जाती है। इनके प्रयोग से जो है न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम हो जाती है, जिसको कि क्या बोलते हैं, न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। और इनके प्रयोग से जो है किडनी डैमेज या फिर लीवर डैमेज भी जो है हो सकता है। ठीक है,
तो टोटल 6 क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर कर लिए हैं। 7वां जो क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। गिव क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। तो टोटल 7 क्वेश्चन पार्ट ए में दिया गया होता है, जिसमें से कोई आपको 6 करना होता है। हम यहाँ पे 7 कर लेंगे, ठीक है, और आप इन 7 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी दवाएं जिनका जो प्रयोग है वो मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी के उपचार में होता है, एंटी कन्वल्सेंट दवाएं कहलाती हैं। इनको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी कहा जाता है, इनको एंटी सीजर ड्रग भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए मिर्गी क्या है, तो मिर्गी जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है सामान्य से बहुत अधिक होने लगती है, जिससे जो है बार बार दौरे पड़ते हैं, सीजर पड़ता है। यह एक क्रोनिक डिजीज है जिसमें कि हमारे ब्रेन में जो है एबनॉर्मल न्यूरल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है। गाबा एगोनिस्ट, जिसमें कि आपका बेंजोडाइजेपिन की बात की जाए, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम। बार्बिटूरेट्स की बात की जाए, फिनोबार्बिटल। गाबा रीअपटेक इनहिबिटर की बात की जाए, टियागाबिन। गाबा ट्रांस एमिनेज इनहिबिटर की बात की जाए, विगाबैट्रिन। सोडियम चैनल ब्लॉकर की बात की जाए, फेनिटोइन, कार्बामाज़ेपाइन, लेमोट्रिगिन, वेलप्रोएट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात की जाए, इथोसक्सीमैड, गाबापेंटिन और प्रीगैबलिन, ठीक है। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन याद करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, समय लगेगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए अब जो है हम थोड़ा सा फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाबा एगोनिस्ट के बारे में। एक आपका एंटागोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट क्या करता है कि किसी भी प्रोसेस को वो ब्लॉक करता है, रोकता है। और एक आपका होता है एगोनिस्ट जो कि किसी भी प्रोसेस को जो है वो यहाँ पर होने में मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। गाबा, गाबा का फुल फॉर्म क्या है, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड जो है हमारे मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर मौजूद जो है ऐसा केमिकल्स होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये क्या करता है, ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। तो देखिए गाबा एगोनिस्ट जो है मिर्गी को रोकने के लिए गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। देखिए अगर गाबा की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, कम होगा, इनहिबिशन कम जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ठीक है न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर जो है ये अगर आपका अच्छे से काम करेगा तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हमारे ब्रेन में कम होगा, ठीक है। यह गाबा रिसेप्टर्स ए को एक्टिव करके क्लोराइड आयनों के प्रवेश को बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वो क्या होता है, कम होता है। अब इसके प्रयोग की बात की जाए तो इनका प्रयोग जो है मिर्गी के उपचार में किया जाता है। इनका प्रयोग जो है स्लीप डिसऑर्डर के उपचार में भी किया जाता है। इनका प्रयोग एंजाइटी के उपचार में भी जो है वो किया जाता है। तमाम तो देखिए यहाँ पर तमाम जो है यहाँ पर अलग अलग तरह की मानसिक बीमारियां हैं, मेंटल कंडीशन, तो इन सभी केसेस में जो है इनका जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता, ठीक है। चलिए अगला है फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। इसमें जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करें गाबा एगोनिस्ट की। तो देखिए जो भी आपकी यहाँ पर इस तरह की ड्रग्स है इनका जो है लगभग साइड इफेक्ट जो है आपको जो है यहाँ पर एक ही देखने को मिलता है, जैसे कि हो गया उनादी पर, मतलब ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है कि नींद आ रही है, ठीक है। तो इस तरह की दवाएं जो भी होती है इनका जो प्रयोग है वो रात को सोते समय जो है वो किया जाता, ठीक है। तो इनके प्रयोग से जो है नींद आने की स्थिति हो सकती है, थकान हटगी इनके प्रयोग से थकान लगती है, चक्कर आना डिजीनेस इनके प्रयोग से चक्कर आ सकते हैं, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन सांस बहुत ही धीमे हो जाती है, निर्भरता यानी कि डिपेंडेंस इनके प्रयोग से जो है इन दवाइयों की लत लग सकती है, ठीक है। तो टोटल 7 क्वेश्चन जो है वो हमने किया हुआ, जिसमें कि 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना था, 5-5 नंबर के जो है ये सारे क्वेश्चन थे। अब इसके बाद जो है पार्ट 2, इस क्लास की पार्ट 2 आएगी, उसमें जो है हम पार्ट बी में और पार्ट सी में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट बी में जो है टोटल 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 करना रहता है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, टोटल जो है 30 नंबर आपका जो है यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराए हैं सभी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए होंगे, और साथ में जो है आप हमारे बैच के अंदर भी जो है आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैक ना लगे, आपकी थोड़ी सी अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए, तो 3 से 4 महीने का समय अभी भी बचा हुआ है। अगर आपने पूरे साल अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है,
ठीक है, तो आप जो है बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। फार्मेसी पॉइंट ऐप को आपको डाउनलोड करना है और साथ में जो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, आप इस नंबर पे भी जो है व्हाट्सएप मैसेज करके अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, गुड नाइट।